गुड इवनिंग स्टूडेंट। मैं विकास परमार एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज ये मैराथन क्लास रहेगी जीके की। इसमें काफ़ी नोट्स, जो क्लास नोट्स है, मैंने वो आप लोगों को लिए अवेलेबल करवाए हैं। तो जिस बच्चे ने पहले पढ़ रखा है उसका रिवाइज हो जाएगा सारा का सारा, चाहे वो किसी भी टीचर से उन्होंने पढ़ा हो। और जिस बच्चे ने नहीं पढ़ा है उसको बेनिफिट हो जाएगा पहली बार में। तो इसलिए पूरी वीडियो को ध्यान से सुने बच्चों, फुल एक्सप्लेनेशन होगी। एक्सप्लेनेशन इसी के अंदर लिख रखी है मैंने। मैं तो सीधा आप लोगों को बोलूँगा और आप लोगों को याद हो जाएगा वो बस। हरियाणा को ब्रह्म ऋषि प्रदेश कहा गया है। हरियाणा को ब्रह्माव्रत कहा गया है। बर्मा की उत्तर वेदिका कहा गया है। महाभारत काल के अंदर हरियाणा में किस युग की शुरुआत होती है? तो हरियाणा में कृषि युग की शुरुआत होती है बच्चों। और महाभारत काल में हरियाणा को क्या कहा गया? बहुधान्य कहा गया है। अगर मैं महाभारत की बात करता हूं तो कौरव और पांडवों के बीच में महाभारत का युद्ध हुआ था। कौरवों की राजधानी हस्तिनापुर थी, पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। उस समय इंद्रप्रस्थ दिल्ली को कहा जाता था। जुआ खेल कर इन्होंने सब कुछ खो दिया था। और फिर 12 वर्ष तक इन्होंने वनवास किया था और 1 वर्ष का अज्ञातवास किया था। उस समय श्री कृष्ण ने पांडवों के लिए केवल 5 गांव की मांग की थी। इंद्रप्रस्थ की, पनप्रस्थ की, सोनप्रस्थ की, बागपत की और तालपथ की। लेकिन दुर्योधन ने इन्हें देने से इनकार कर दिया था। महाभारत जो है वो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। इसमें कुल 18 पर्व है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आप लोगों से कहता हूँ, महाभारत का जो युद्ध है वो 18 दिन चला था। 10 दिन तक जो था, 10वें दिन भीष्म पितामह की मृत्यु होती है, क्योंकि 9 दिनों तक ये युद्ध अनिर्णायक था। 10वें दिन भीष्म पितामह की मृत्यु हो जाती है और 13वें दिन अभिमन्यु की मृत्यु हो जाती है। अभिमन्यु की मृत्यु 13वें दिन होती है बच्चों। एक चीज़ का और ध्यान रखना, अमीन गांव में मारा गया था, जो अभिमन्युपुर नाम रख दिया गया है एट प्रेजेंट अमीन गांव का। उसके बाद अगला क्वेश्चन बच्चों, अर्जुन को कृष्ण ने कौन सा उपदेश दिया था? तो अर्जुन को कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था। और ये गीता का उपदेश मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी के दिन कुरुक्षेत्र के मैदान में ज्योतिषर नामक स्थान पर अर्जुन के नंदी घोष नामक रथ पर सारथी के स्थान पर बैठकर और बरगद वृक्ष के नीचे श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। और इसी तिथि को फिर गीता जयंती मनाई जाती है बच्चों। तो ज्योतिषर स्थान पर दिया गया था कुरुक्षेत्र के अंदर बरगद के नीचे, और मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी को, ठीक है। उसके बाद कई बार कृष्ण के शंख का नाम पूछ लिया जाता कि कृष्ण के शंख का नाम क्या था? तो उनका नाम था पाउच जन्य। पाउच जन्य उनके शंख का नाम था, श्री कृष्ण के शंख का, ठीक है। और देवदत्त, अर्जुन के शंख का नाम था देवदत्त। भीम के शंख का नाम था पोंड्रा, पोंड्रा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं हम। बौद्ध जनपदों के समय हरियाणा किस जनपद का हिस्सा होता था? तो बौद्ध जनपदों के समय हरियाणा कुरु व पांचाल जनपद का हिस्सा होता था, ठीक है। अगर मैं आप लोगों से कहता हूं, जैसे महाजनपद 16 होते थे, उन्हीं में से एक महाजनपद था कुरु व पांचाल। उसके बाद मुगलों के टाइम पे जनपदों का स्थान किसने ले लिया था? खापों ने ले लिया था बच्चों। महाराजा हर्षवर्धन के समय राजधानी कौन सी होती थी? थानेश्वर। और थानेश्वर को राजधानी कब बनाया गया था? 7वीं सदी में बनाया गया था। इनके पिता का नाम क्या था? प्रभाकर वर्धन। हर्षवर्धन का जन्म 590 में हुआ था, 606 में गद्दी पे बैठे थे, 647 में इनकी डेथ हो गई थी। हर्षवर्धन की दूसरी राजधानी क्या थी? कन्नौज। इनके दरबारी कवि कौन थे? बाणभट्ट। और बाणभट्ट ने कौन सी लिखी थी? हर्षचरित लिखी है। और इस हर्षचरित में बताया गया है कि जो प्रभाकर वर्धन थे, हर्ष के पिता, उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी यशोमती सती हो जाती है। हर्षवर्धन की पुस्तकों का नाम बात करूँ तो मैं नागानंद है, प्रियदर्शिका है और रत्नावली है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं बच्चों। हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान एक चीनी यात्री भारत आया था जिसका नाम था वेनसोंग। ये कब आया था? तो 629 में आया था। लेकिन हरियाणा में कब से कब तक रहा है? 634 से 644 तक ये हरियाणा में रहा है।
इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था सीयू की पुस्तक, अवेंसों की है, और इसमें इन्होंने थानेश्वर के बारे में बताया है। वहीं पे अगर मैं महमूद गजनवी की बात करता हूँ तो महमूद गजनवी ने थानेश्वर पर कब अटैक किया था? 1014 में, और वहाँ से चक्कर स्वामी महाराज की मूर्ति को वो चुरा कर ले गया था। हरियाणा में अगर गणराज्य होता था, और अगर गणराज्य की राजधानी जो थी वो अगरवा होती थी। ठीक है। 9वीं शताब्दी में हमें संगीत के सारे गामापा के अवशेष जो मिले वो कहाँ से मिले? अगरवा से मिले। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वीं शताब्दी में तोमरों को किस शासक ने हराया था? तो 12वीं शताब्दी में, पहली बात तो ये याद रखना, शताब्दी जरूर याद रखना, आजकल ये शताब्दी पूछ रहा है। तो 12वीं शताब्दी में तोमरों को अर्णोराज ने हराया था बच्चों। तोमरों ने सूरज कुंड का निर्माण करवाया था। तोमरों में वो सूरजमल नाम का व्यक्ति था जिसको अनंगपाल तोमर भी कहते थे, एक ही नाम है दोनों। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बलबन जो गुलाम वंश के अंदर आता था बच्चों, बलबन, क्योंकि गुलाम वंश का संस्थापक तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आया था इल्तुतमिश, इल्तुतमिश के बाद आया था शायद रजिया सुल्तान थी, उसके बाद था बलबन। ठीक है। तो गुलाम वंश का शासक था बलबन। 1266 में नवाब बना था, क्योंकि गुलाम वंश चला था 1206 से लेके 1290 तक चला था गुलाम वंश। ठीक है। तो 1266 में नवाब बना था कौन? बलबन। मेवों को नष्ट करने का प्रयास 1265 में किया गया था और बलबन हार जाता है इसमें। ठीक है। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक जो था, तुगलक वंश से रिलेटेड था। ठीक है। अगर मैं आप लोगों से कहता हूँ फिरोज शाह तुगलक ने हिसार बसाया, फतेहाबाद बसाया और सिरसा में हरनी खेड़ा बसाया। फतेहाबाद का नाम उन्होंने फतेह खान इसके लड़के के नाम पर रखा था। उस समय जीत कर आया था, तब वहाँ पे फतेह खान का जन्म हो गया था, इसलिए फतेहाबाद का नाम फतेह खान के नाम पर रखा गया था। हिसार में गुजरी महल है, उसका निर्माण भी फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। हिसार के अंदर लाठ की मस्जिद है। हिसार के अंदर 40 हफीज का मकबरा है बच्चों। 4 गेट भी कहाँ पर? हिसार के अंदर है। अगला क्वेश्चन है, तैमूरलंग ने भारत पर कब अटैक किया था? तो तैमूरलंग ने भारत पर 1398 में अटैक किया था। ये सिरसा से होता हुआ फतेहाबाद और यहाँ से हिसार, फिर हिसार से दिल्ली तक मतलब अटैक करता गया था। और जब तैमूरलंग ने भारत पर अटैक किया था उस समय तुगलक वंश का शासन था इंडिया के अंदर, और बाबर जो था वो तुगलक वंश, इसका तैमूर वंश का ही था बाबर। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, 1526, 1526, 1556 और 1761 आप लोगों को अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी, और पानीपत की पहली लड़ाई लोधी और मुगलों के बीच में हुई थी। मुगलों की तरफ से बाबर था। बाबर ने इस युद्ध में तुगलमा युद्ध नीति का प्रयोग किया था। बाबर व लोधी के बीच में पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई है। इब्राहिम लोधी का मकबरा अगर पूछ लिया जाए तो पानीपत के अंदर है इब्राहिम लोधी का मकबरा। और बाबर ने ये युद्ध जीतने के बाद काबुली बाग मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो इसका मतलब काबुली बाग मस्जिद कहाँ पर है? पानीपत के अंदर है। नेक्स्ट है बच्चों आपके पास, पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में होता है, एमू के बीच में और अकबर के बीच में। और अकबर की तरफ से कौन लड़ता है? बैरम खां। एमू का दूसरा नाम है हेमचंद्र विक्रमादित्य, ये रेवाड़ी से था, नमक का व्यापारी था, 14वां विक्रमादित्य कहते हैं। लेकिन अगर हेमचंद्र का मकबरा पूछ लिया जाए तो वो कहाँ पर है? पानीपत के अंदर। बोले तो एमू का मकबरा कहाँ पर है? पानीपत के अंदर। ठीक है। उसके बाद अगर मैं आप लोगों से कहता हूँ दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक भी कौन था? हेमचंद्र विक्रमादित्य। आगे भैया, पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में होता है। ये अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में होता है। मराठों की तरफ से सदाशिवराव युद्ध का नेतृत्व करते हैं। इस युद्ध के बाद भारत से मराठा शक्ति का खत्म होना धीरे धीरे स्टार्ट हो जाता है। और आप लोगों को मैं बता देता हूँ, हरियाणा पूरी तरह मराठों के अधीन कब था? 1756 से 57 के टाइम पे काला अम्ब नामक जगह पे युद्ध लड़ा गया था। पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था। हरियाणा अंग्रेजों के अधीन कब था? 1809 से लेकर 1810 में पूर्ण रूप से हरियाणा को सूरजन गांव की संधि के तहत अंग्रेजों को सौंपा गया था। सूरजन गांव की संधि के तहत मराठों ने हरियाणा को अंग्रेजों को बेच दिया था, और ये सूरजन गांव की संधि 1803 में हुई थी। उसके बाद 1526-27 में बाबर ने जब अटैक किया उस समय ताउडू का शासक कौन होता था? तो उस समय ताउडू का शासक था जलाल खां।
1857 की क्रांति में तावड़ू रियासत ने अंग्रेजों का साथ दिया था बच्चों, लेकिन कई बार पूछ लिया जाता है कि जींद रियासत ने भी अंग्रेजों का साथ दिया था पूर्ण रूप से। नाभा और पटियाला ने भी साथ दिया था 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का। तो जब बाबर भारत में अटैक करता आ रहा था तो उनसे कौन टकराया था? एक मोहन सिंह मंडार टकराया था। ये राजपूत शासक था, केथल रियासत का ये शासक था। बाबर से हसन खां मेवाती भी टकराया था, मेवात से था हसन खां मेवाती। उसके बाद अहमद शाह अब्दाली जाते समय उत्तरी हरियाणा को किसे सौंप कर चले गए थे? जैन खां को, जो सर हिंद के क्या थे? गवर्नर थे बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस ने राजधानी आसिक के दुर्ग को कब बनाया था? 1797 में बनाया था। और जॉर्ज थॉमस की मृत्यु कब हुई थी? 1802 में। कहाँ हुई थी? बैरामपुर में। देश में 1857 की क्रांति मेरठ से शुरू होती है, बैरकपुर की छावनी में देश में होती है बच्चों ये, ठीक है। मेरठ क्रांति के समय हरियाणा से भर्ती होती है, वो होती है गुरुग्राम से, हिसार से, रोहतक से। रोहतक से सबसे ज़्यादा भर्ती होती है 22,114 व्यक्तियों की। उसके बाद 1857 की क्रांति में हरियाणा में कहाँ से स्टार्ट होती है? अम्बाड़ा कैंट से स्टार्ट होती है 1857 की क्रांति हरियाणा से। उसके बाद 1857 की क्रांति में रेवाड़ी से नेतृत्व कौन करते हैं? राव तुलाराम। और राव तुलाराम और इनके भाई गोपाल, इन दोनों को मिला के क्या कहा जाता है? अहीर भाई। राव तुलाराम अंग्रेजों से कहाँ टकराया था? नसीबपुर में। नसीबपुर नारनौल में है। और 1857 की क्रांति हारने के बाद राव तुलाराम अफगानिस्तान चले जाते हैं। राव तुलाराम का मकबरा है काबुल के अंदर अफगानिस्तान में। 23 सितंबर को इनकी मृत्यु हो जाती है, इसलिए 23 सितंबर को हरियाणा अपना शहीदी दिवस मनाता है बच्चों। उसके बाद आगे 1857 बल्लभगढ़। बल्लभगढ़ से नेतृत्व जो किया था वो राजा नाहर सिंह ने किया था। अंतिम राजा था ये बल्लभगढ़ का, अपने आप को ये बल्लभगढ़ का शेर कहता था, ठीक है। राजा नाहर सिंह स्टेडियम पूछा जाए तो फरीदाबाद के अंदर है। राजा नाहर वन्य प्राणी अभ्यारण्य पूछा जाए तो रेवाड़ी के अंदर है। और राजा नाहर सिंह को उनके जन्मदिन पर ही फांसी दी गई थी। तो कब दी गई थी? तो 9 जनवरी 1858 को फांसी दी गई थी इनको। और इनके वकील का नाम था R.M. कोहिनी। R.M. कोहिनी इनके वकील का नाम था बच्चों। उसके बाद 1857 की क्रांति झज्जर से नेतृत्व कौन करता है? अब्दुल रहमान खान। पानीपत से किसने करा? इमाम अली कलंदर ने। खरखोदा रोहतक से किसने करा? विसारत अली ने। पटौदी से करा अकबर अली ने। पटौदी गुड़गांव की रियासत होती थी। और फरुखनगर से किया था अहमद अली ने। उसके बाद तोमर वंश की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? यस्त तिलक चंपू में तोमर वंश की जानकारी हमें मिलती है। उसके बाद बौद्ध साहित्य दिव्यवदान में किसका जिक्र किया गया? अगरवा और रोहतक का वर्णन किया गया है। नकुल दिग्विजय में किसका वर्णन किया गया बच्चों? रोहतक का वर्णन किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के कुछ प्रमुख विद्रोह है, उनमें सबसे पहला है बच्चों छछरौली का विद्रोह। तो छछरौली का विद्रोह पहली बात तो हुआ कब था? तो 1818 में हुआ था छछरौली का विद्रोह। राजा जोधा सिंह के नेतृत्व में हुआ था ये। और ये क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ। 1756-57 में हरियाणा मराठों के अधीन था। 1803 में अंग्रेजों को ने लिया था ये मराठों से सूरजन गांव की संधि के तहत। जब हरियाणा अंग्रेजों के संपर्क में आ गया तो उस पर कुछ रियासतों ने विद्रोह कर दिया था, ठीक है। तो उन्हीं में से एक विद्रोह था 1818 का छछरौली का विद्रोह, जो राजा जोधा सिंह के नेतृत्व में हुआ। अब रानिया विद्रोह 1818 में हुआ। रानियों का समय बीत गया तो बीतता बन गया जाबित खां। तो रानिया का विद्रोह नेतृत्व किया जाबित खां ने। और रानिया को बसाया किसने था? राव वीरू ने बसाया था। रानिया कहाँ पर है? सिरसा के अंदर बच्चों। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 1824 में किसान विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सूरजमल ने किया था। और ये किसान विद्रोह हुआ कहाँ पे था? गुरुग्राम, हिसार और रोहतक के अंदर। उसके बाद जींद विद्रोह। जींद विद्रोह हुआ 1814 में। और प्रतापी लोग हमेशा जिंदा रहते हैं, तो ये प्रताप सिंह के नेतृत्व में हुआ था। उसके बाद 1835 के टाइम पे जो हुआ है वो बनावली विद्रोह हुआ है। और बनावली फतेहाबाद के अंदर पड़ता है, ठीक है। और बनावली विद्रोह गुलाब सिंह के नेतृत्व में हुआ था बच्चों, क्योंकि वन में क्या खिलते हैं? गुलाब खिलते हैं इसलिए। उसके बाद 1843 1843, 1843 में केथल विद्रोह हुआ था। और केथल विद्रोह जो हुआ था वो गुलाब सिंह और साहिब कौर के नेतृत्व में हुआ था। 1845 में लाडवा विद्रोह हुआ। लाड किसको लगाते हैं? जो जीत कर आता है, तो जीत से बन गया अजीत सिंह। तो लाडवा विद्रोह हुआ अजीत सिंह के नेतृत्व में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं
1857 की क्रांति में हरियाणा का योगदान। हरियाणा में शुरुआत तो आपको पता ही है अम्बाड़ा से हुई थी। ठीक है, मुगल बाद शासक उस समय कौन था? बहादुर शाह जफर एक अयोग्य शासक था। रानिया का नेतृत्व नूर मोहम्मद खान ने किया था। सिरसा में रानिया आसी से किया था लाला हुकमचंद ने। उसके बाद अगर मैं कहता हूँ बहादुरगढ़ से किसने किया था, तो बहादुर जंग ने किया था। और बहादुरगढ़ का पुराना नाम क्या है? सराफाबाद। पानीपत से किया था इमाम अली कलंदर ने। हिसार और भट्टू से किया था मोहम्मद आजिम ने। रोहतक और खरगोदा से किया था बिसारत अली ने। मेवात से किया था सदरुद्दीन ने। उसके बाद आगे बढ़ते बच्चों, उत्तर पूर्व में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है हरियाणा के अंदर। हरियाणा के अंदर औसतन वर्षा होती है 45 सेंटीमीटर, लेकिन उत्तर पूर्व के अंदर 110 सेंटीमीटर तक भी बारिश हो जाती है। हरियाणा में वैसे सबसे ज़्यादा बारिश अम्बाड़ा में होती है, फिर पंचकुला के अंदर होती है। तो उत्तर पूर्व में सबसे ज़्यादा बारिश होती है और सबसे कम बारिश होती है दक्षिण पश्चिम में, सबसे कम बारिश होती है बच्चों। उसके बाद यमुना नदी जो है वो कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री से निकलती है। कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री उत्तराखंड से निकलती है। ताजेवाला यमुनानगर में प्रवेश करती है। हथनीकुंड बैराज भी कहाँ पर? यमुनानगर में। इसका संबंध यमुना नदी से हथनीकुंड बैराज का। यमुना नदी कालेसर जो राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ से प्रवेश करती है हरियाणा के अंदर। और कालेसर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? यमुनानगर के अंदर। उसके बाद पूर्वी सीमा बनाती है यमुना नदी, 320 किलोमीटर की सीमा बनाती है। और इसी ताजेवाला से दो नहर निकाली गई है, जिसका एक का नाम है पश्चिमी यमुना नहर, एक का नाम है पूर्वी यमुना नहर। पश्चिमी यमुना नहर का निर्माण हुआ था 1879 में। हरियाणा की सबसे पुरानी नहर पूछ ली जाए तो पश्चिमी यमुना नहर। पूर्वी यमुना नहर यूपी की साइड में चली जाती है। और पश्चिमी यमुना नहर 3 जगह पे सिंचाई करती है, करनाल के अंदर, सोनीपत के अंदर, रोहतक के अंदर सिंचाई करती है बच्चों। हरियाणा व यूपी के बीच कौन सी नदी बहती है? तो यमुना बहती है। यमुना गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है और सदा बहने वाली नदी है। इसे खुला नाला भी कहते हैं क्योंकि ये प्रदूषित नदी है एक प्रकार से। उसके बाद सिंचाई की दृष्टि से प्रमुख नदी पूछ ली जाए तो यमुना, लेकिन अगर जोड़ों में पूछ ली जाए तो यमुना और घग्गर। उसके बाद घग्गर नदी के बारे में बात करते हैं। डागसाई की पहाड़ी हिमाचल प्रदेश से निकलती है और हरियाणा में कालका पंचकुला में सबसे पहले प्रवेश करती है बच्चों। ये हरियाणा की मौसमी नदी है। जब बारिश होती है तभी इसमें उफान आता है। और ये हरियाणा के अम्बाड़ा, पंचकुला, कैथल, फतेहाबाद, सिरसा में बहती है और फिर ये राजस्थान में चली जाती है सिरसा के बाद। ठीक है, उसके बाद अगली बात है टांगरी नदी। टांग पर मोर नाचता है, तो टांगरी नदी मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है पंचकुला से। ठीक है, और मोरनी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? करो, जो 1514 मीटर है। ठीक है, अम्बाला में बहती हुई मौलाना के समीप मारकंडा में मिल जाती है। इसका मतलब टांगरी किसकी सहायक नदी है? मारकंडा की सहायक नदी है। और अगर मैं सरस्वती की बात करता हूँ तो सरस्वती सिरमौर की पहाड़ी हिमाचल प्रदेश से निकलती है। और यमुनानगर कहाँ पर बच्चों? यमुनानगर के अंदर एंट्री करती है। आदि बद्री नामक जगह से हरियाणा में प्रवेश करती है सरस्वती नदी। अगर आदि बद्री नारायण मंदिर पूछ लिया जाए कहाँ पर है, तो सरस्वती नदी के किनारे है। और उसके बाद अगर मैं आप लोगों से कहता हूँ महाभारत में वर्णित नरकातारी तीर्थ किस नदी के किनारे? ये भी सरस्वती के किनारे बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगलावाली गांव में सरस्वती की खुदाई की गई थी। मुगलावाली गांव कहाँ पर पड़ता है? यमुनानगर के अंदर। इस नदी को संरक्षण देने के लिए सरस्वती विकास बोर्ड का गठन भी किया गया है और इसका अध्यक्ष मनोहर लाल खट्टर है। उसके बाद मारकंडा नदी है, हरियाणा में शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती मारकंडा, और मारकंडा का पुराना नाम है अरुणा। ठीक है, इसकी सहायक नदी के बारे में बात करते हैं तो सुनो एक बार। एक है इसकी सहायक नदी रण, बेगना, नकटी, बड़ियाड़ी, आमरी। फिर से सुन लो, रण, बेगना, नकटी, बड़ियाड़ी, आमरी इसकी सहायक नदियाँ बच्चों। किसकी? मारकंडा की सहायक नदियाँ। उसके बाद अगली बात, दक्षिण हरियाणा की नदियों के बारे में बात करता हूँ तो कृष्णावती नदी जो है वो जयपुर से निकलती है। दोहन नदी दह से डोसी की पहाड़ी। दोहन नदी कहाँ से निकलती है? डोसी की पहाड़ी नारनौल से निकलती है और ये अरावली पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है डोसी की पहाड़ी। कहा जाता है कि भृगु ऋषि की पत्नी दिव्य पोमिला के नेत्र से निकली थी दोहन नदी, पुराणों में कहा जाता है ऐसा। उसके बाद इंदौरी नदी है। इंदर कहाँ का था? नूह का। नूह से निकलती है इंदौरी नदी। इंदर नाम का आदमी कित का था? नूह का। तो इंदौरी नदी नूह से निकलती है।
नूह की पहाड़ियों से निकलती है। मेवात की पहाड़ियाँ कहते हैं नूह की पहाड़ियों को ही। और पटौदी के पास साहिबी नदी में मिल जाती है। मतलब इंदौरी किसकी सहायक नदी है? साहिबी की। और साहिबी भी हालांकि नूह की पहाड़ियों से निकलती है। साहिबी नदी के बारे में बात करता हूँ तो हरियाणा में मेवात की पहाड़ियों से निकलती है। गुरुग्राम और रेवाड़ी में बहती है साहिबी नदी। ठीक है। और इस साहिबी का ऋग्वेदिक काल नाम क्या है? दृष्टदंती। और इसका पुराना नाम क्या है बच्चों? चोटांग भी। दृष्टदंती का पुराना नाम क्या? चोटांग। हरियाणा में सिंचाई की दृष्टि से महत्वपूर्ण नदियां पूछ ले तो यमुना, जोड़िया में पूछ ले तो घग्गर और यमुना। उसके बाद अगली बात है, इसको याद कर लो, इंदर साहब कहाँ का है? मेवात का। तो इंदर से बन गया इंदौरी और साहब से बन गया साहिबी। मेवात से बन गया मेवात की पहाड़ी। मतलब इंदौरी भी मेवात की पहाड़ियों से निकलेगी, साहिबी भी मेवात की पहाड़ियों से निकलेगी। साहिबी कहाँ कहाँ बहती है? गुरुग्राम और रेवाड़ी के अंदर। और इंदौरी साहिबी की सहायक नदी है, पटौदी के पास साहिबी में मिल जाती है। और साहिबी का ऋग्वेदिक नाम था दृष्टदंती। एक और याद कर लियो, टांग पर मोर नाचता है तो टांग पर टांगरी, मोर था मोरनी। और टांगरी अम्बाड़ा के मोलाना मुलाना में मारकंडा से मिल जाती। मतलब मारकंडा की सहायक नदी कौन सी है? टांगरी। उसके बाद अगली बात बच्चों, चौधरी बंसीलाल खेल स्टेडियम कहाँ पर? लाड़ी, रोहतक के अंदर। ठीक है। और महाराजा अग्रसेन खेल स्टेडियम भी कहाँ पर है? लाड़ी। मतलब इसी का दूसरा नाम है ये। उसके बाद हुड्डा कॉम्प्लेक्स खेल स्टेडियम कहाँ पर? पंचकुला। हुड्डा जो था वो कूल आदमी था, कूल तब बन गया पंचकुला। ठीक है। 10 साल लगातार सीएम रहा। तो लगातार सबसे लंबा कार्यकाल किसका था? भूपेंद्र सिंह हुड्डा। छत्रपति शिवाजी खेल स्टेडियम, छत्रपति शिवाजी के सामने उसके दुश्मन पानी मांगने लग जाते थे तो पानीपत के अंदर है। उसके बाद दीनबंधु छोटू राम स्टेडियम जो है वो रोहतक के अंदर है। कहाँ पर है बच्चों? रोहतक के अंदर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपके पास, सर छोटू राम के बारे में बात करते हैं अब सर छोटू राम जिनका जन्म हुआ था 24 नवंबर 1881 के टाइम पे गढ़ी सापड़ा में इनका जन्म हुआ रोहतक में। वर्तमान नाम गढ़ी सापड़ा का के है? सर छोटू राम नगर। बचपन का नाम इनका के था? रिचपाल था। इनकी वकालत की पढ़ाई करना चाहते थे लेकिन फैमिली बहुत गरीब थी। 1903 में छज्जू राम सेठ से मिलते हैं, मुलाकात होती है और छज्जू राम इनकी पढ़ाई का खर्चा उठाते हैं। ठीक है। इन्होंने ग्रेजुएशन दिल्ली के सर स्टीफेंसन कॉलेज से की थी। ठीक है। छोटू राम की पढ़ाई का खर्चा कौन उठाते हैं? सर छज्जू राम। ठीक है। उसके बाद दूसरी बात अगर मैं कहता हूँ कि इनके लिए कोठी बना के देते हैं छज्जू राम, छोटू राम के लिए घर बना कर देते जिसका नाम है प्रेम निवास नीली कोठी। 1916 में जाट गजट नामक साप्ताहिक पत्रिका, मतलब जाट गजट नामक पत्र निकाला जाता है छोटू राम के द्वारा उर्दू भाषा के अंदर। 1923 में यूनिवर्सिटी पार्टी की स्थापना की, क्योंकि 1920 से पहले ये कांग्रेस के अंदर होते थे, लेकिन महात्मा गांधी ने जब 1920 के अंदर असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया तो उससे ये खुश नहीं हुए, इसलिए इन्होंने कांग्रेस को छोड़कर अलग 1923 में यूनिवर्सिटी पार्टी का गठन कर लिया। और फजली हुसैन के साथ मिलकर इन्होंने यूनिवर्सिटी पार्टी का गठन किया था। किन्होंने बच्चों? सर छोटू राम ने। उसके बाद 1924 में जमींदारी लीग की स्थापना की सर छोटू राम ने। 1927 में अंग्रेजों ने इन्हें राय बहादुर की उपाधि दे दी थी बच्चों। और 1937 में इनको सर की उपाधि मिली थी। किसको? सर छोटू राम को किसकी उपाधि मिली बच्चों? सर की उपाधि 1937 में। दीनबंधु छोटू राम यूनिवर्सिटी पूछ ली जाए तो सोनीपत के अंदर है। 1937 में पूरे भारत में प्रांतीय विधान मंडल के पहली बार चुनाव हुए थे, उसमें 8 सीटों पर कांग्रेस जीत गई थी। ठीक है। और ये मेरे ख्याल से 11 सीटों के लिए चुनाव हुए थे। पंजाब में यूनिवर्सिटी पार्टी की सरकार बनी थी इस टाइम पे। उसके बाद 1937 का चुनाव जो हुआ था वो सिकंदर हयात के नेतृत्व में लड़ा था यूनिवर्सिटी पार्टी ने। गरीबों का मसीहा पूछ लिया जाए आप लोगों से तो कौन है वो? छोटू राम। गरीबों का मसीहा कौन है? छोटू राम। दीनबंधु किसे कहते हैं? छोटू राम को। ठीक है। 1938 में इन्होंने जमींदारों के लिए मार्केटिंग बोर्ड की स्थापना की थी, जमींदारों को उनकी फसल का अच्छा मूल्य मिल सके, इसलिए जमींदारों का मसीहा किसे कहते हैं? सर छोटू राम को। लेकिन किसानों का मसीहा कौन है? चौधरी देवीलाल है बच्चों। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, भाखड़ा डैम प्रोजेक्ट का जन्मदाता कौन था? छोटू राम। बिलासपुर की जमीन ली थी इन्होंने, सर छोटू राम ने एग्री किया था। किसको? बिलासपुर के राजा को। 1945 में इनकी मृत्यु हो जाती है सर छोटू राम की, और मृत्यु भी कहाँ पर होती है? लाहौर के अंदर। ठीक है। जाट नामक समाचार पत्र जो हो किसका है? बाबू कन्हैया लाल का।
और गुरुग्राम से निकाला गया था। लेकिन जाट गजट किसका है? सर छोटू राम का, 1916 में प्रकाशित हुआ था रोहतक से। यूनिवर्सिटी पार्टी की सरकार में संयुक्त पंजाब से राजस्व मंत्री बनाए गए थे ये सर छोटू राम। तब इन्होंने बिलासपुर के राजा से क्या लिया था? समझौता किया था। और बिलासपुर के राजा हिमाचल प्रदेश के मतलब राजा थे वो। अगला क्वेश्चन, हरियाणा का राज्यपाल 17वें नंबर का कौन था? सत्यदेव नारायण आर्य। 18वें नंबर का बंडारू दत्तात्रेय। हरियाणा का प्रथम राज्यपाल था धर्मवीर सिंह। हरियाणा का सबसे लंबा अवधि वाला कार्यकाल वाला राज्यपाल कौन था? BN चक्रवर्ती, 10 साल तक रहा। सबसे छोटा कार्यकाल OP वर्मा, 6 दिन का। राज्य की सभी यूनिवर्सिटी का कुलपति कौन होता है? राज्यपाल होता है। और उप कुलपति की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। उसके बाद नेक्स्ट बात पे आते हैं बच्चों हम। नेक्स्ट है 1967 में पहला राष्ट्रपति शासन लगा था हरियाणा के अंदर। हरियाणा के अंदर राष्ट्रपति शासन 356 आर्टिकल के तहत लगता है। उस समय 1967 में जो राज्यपाल थे वो कौन थे? हरियाणा के BN चक्रवर्ती। और उस समय राष्ट्रपति कौन थे? जाकिर हुसैन। और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी। ठीक है। 1977 में जब दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा उस समय राज्यपाल कौन थे बच्चों? जय सुखलाल आथी। आथी है, आकी नहीं, आथी। और उस समय राष्ट्रपति कौन थे? BD जती। और प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई ने 1977 में जनता दल की सरकार बनी थी, तब ये भारत के प्रधानमंत्री बने थे। 1991 में राज्यपाल थे श्री धनिकलाल। राष्ट्रपति कौन थे? CR वेंकटरमन। और प्रधानमंत्री थे PV नरसिम्हा राव। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते बच्चों। 1 नवंबर 1966 हरियाणा का पहला मुख्यमंत्री कौन बना? भगवत दयाल शर्मा। कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करता था। लेकिन पहले मनोनीत मुख्यमंत्री पूछे जाए तो वो यही थे, BD शर्मा। BD शर्मा का जन्म हुआ था बेरी गांव में, झज्जर के अंदर। और माता भीमेश्वरी देवी का मेला भी गीत भरता है बेरी गांव के अंदर। दलबीर सुहाग भी कहाँ के थे? बेरी गांव के। मंदिरों का गांव पूछ ले तो बेरी, लेकिन मंदिरों का शहर पूछ ले तो भिवानी। सबसे ज्यादा मंदिर पूछ लिया जाए तो भिवानी के अंदर बच्चों। अगला क्वेश्चन, राव वीरेंद्र सिंह, और ये राव तुलाराम के वंशज थे। रेवाड़ी से इनका संबंध था। हरियाणा के पहले निर्वाचित CM थे, ये इलेक्टेड CM थे। और पहले गैर कांग्रेसी CM थे। इनकी पार्टी थी हरियाणा विशाल पार्टी। 1967 में राष्ट्रपति शासन जब लगा था उस समय मतलब ये क्या थे बच्चों? मुख्यमंत्री थे। देखो 1967, 77, 91। 1967 के बाद कौन बना है? 77 के बाद कौन बना है? 91 के बाद कौन बना है? तो 67 के बाद बना बंसीलाल, 77 के बाद बना देवीलाल, और 91 के बाद भजनलाल। फॉर्मूला याद कर लो। बंसी ने देवी के गीत भजन गाए, तो पहला बंसीलाल, फिर देवीलाल, फिर भजनलाल। और इस साइड में 67 था पहला मुख्यमंत्री कौन था? राव वीरेंद्र सिंह। उसके बाद 77 था पहला बनारसी दास गुप्ता। और 91 था पहला ओम प्रकाश चौटाला। इसको याद करने का तरीका, राव बनारस चले, तो राव वीरेंद्र सिंह, बनारसी दास गुप्ता, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला। आगे बढ़ते हैं बच्चों। बनारसी दास गुप्ता कहाँ से बिलोंग करते? भिवानी से। दूसरी बार राष्ट्रपति शासन का प्रयोग हुआ था इनके टाइम पे, बिल्कुल अभी कर चुके हम। उसके बाद चौधरी बंसीलाल, इनको सम्मानित करने इंदिरा गांधी करनाल आई थी बच्चों चौधरी बंसीलाल को। हरियाणा, आधुनिक हरियाणा का निर्माता कहते चौधरी बंसीलाल को। 1970 हरियाणा के हर घर में बिजली आई, इनके प्रयासों से आई थी बच्चों। इन्होंने हरियाणा की दूसरी भाषा किसे घोषित कर दिया था? तमिल। लेकिन इस समय दूसरी भाषा कौन सी है? पंजाबी। और इनके टाइम पे शराबबंदी कानून आया था जो 1 जुलाई 1996 से लेके 1 अप्रैल 1998 तक लागू रहा था। उसके बाद इनको हरियाणा विकास पार्टी का जनक कहा जाता है। और इनका चिन्ह था लड़का और लड़की। ठीक है। इनका संबंध भिवानी से हो गया। ये केंद्र सरकार के अंदर रेल मंत्री भी रह चुके और रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। अगर मैं रक्षा मंत्रियों की बात करता हूं तो पहला रक्षा मंत्री कौन था? बलदेव सिंह। ठीक है। उसके बाद 1962 जब भारत और चाइना का युद्ध हुआ था उस समय रक्षा मंत्री कौन था? यशवंत राव चौहान। 1966 के टाइम पे रक्षा मंत्री कौन था? सरवण सिंह। 1970 के टाइम पे जगजीवन राम। इसका मतलब जब 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था तो उस समय भी रक्षा मंत्री कौन थे? जगजीवन राम। लेकिन कई बार पूछ लिया जाता 1971 में सेनाध्यक्ष कौन था? तो मानिक शाह था। कौन था बच्चों? मानिक शाह। इंदिरा गांधी भी क्या बनी है बच्चों?
रक्षा मंत्री बनी 1975 के टाइम पे। 1977 के टाइम पे कौन था? जगजीवन राम। ठीक है। और 1999 में कारगिल का युद्ध हुआ था, उस समय रक्षा मंत्री कौन था? जॉर्ज फर्नांडिस। और आप लोग याद रखना बच्चों, उस समय रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस था। और कारगिल को आज़ाद कराया गया था, मतलब कारगिल के युद्ध में ऑपरेशन विजय चलाया गया था। एक ऑपरेशन विजय गोवा को आज़ाद कराने के लिए भी चलाया गया था। गोवा को आज़ाद कराया 18 दिसंबर 1961 को, और इसके लिए भी ऑपरेशन विजय चलाया गया था। आगे बढ़ते हैं बच्चों। श्रीमती चंद्रावती, सबसे पहले पूछ लिया जाएगा श्रीमती चंद्रावती कहाँ से बिलोंग करती है? तो ये डालावास से बिलोंग करते हैं। कई किताबें इसको जींद बताती है, कई चरखी दादरी, लेकिन SSC डालावास गांव पूछती है। तो श्रीमती चंद्रावती जो थी वो पांडिचेरी की राज्यपाल भी रह चुकी है, और हरियाणा की पहली महिला विधानसभा सदस्य थी श्रीमती चंद्रावती। सन्नो देवी जो थी वो हरियाणा पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष थी बच्चों, सन्नो देवी। उसके बाद संत निश्चल दास का संबंध है हिसार से, और संत निश्चल दास की जो रचनाएं हैं वो विचार सागर और कीर्ति सागर है। सुचेता कृपलानी का संबंध अम्बाड़ा से, 1908 में इनका जन्म हुआ था। किसी भी राज्य की पहली महिला CM कौन बनी थी? सुचेता कृपलानी, और ये बनी थी यूपी की CM 2 अक्टूबर 1963 के टाइम पे। उसके बाद है बाबू दयाल शर्मा, जो है वो रेवाड़ी से बिलोंग करते हैं। प्रजामंडल आंदोलन में हिस्सा लिया था इन्होंने, बाबू दयाल शर्मा ने। अंग्रेजों के खिलाफ था प्रजामंडल आंदोलन। तो बाबू दयाल शर्मा है कहाँ से बच्चों? रेवाड़ी से। उसके बाद लाला दूनी चंद, लाला दूनी चंद कहाँ से? अम्बाड़ा से। और ये व्यवसाय से क्या बच्चों? वकील, गांधी के साथी है ये लाला दूनी चंद। उसके बाद विशंबर नाथ कौशिक, इसका संबंध अम्बाड़ा से है, और इनकी रचना है दूबे जी के पत्र। एक इनकी पत्रिका है जिसका नाम है चांद, ये मासिक पत्रिका बच्चों, कौन सी? चांद मासिक पत्रिका। उसके बाद अगला है प्रसिद्ध व्यक्ति सूरदास। सूरदास पहली बात तो किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन थे। सूरदास का जन्म हुआ था 1478 में, 1478 में सीही नामक गांव में, जो फरीदाबाद के अंदर पड़ता है। साहित्यकारों का आराध्य किसे कहते हैं? सूरदास को कहते हैं। इनकी रचना का नाम था सूर सागर, और कृष्ण काव्य धारा पर ज़्यादा इन्होंने जोर दिया है। इनके गुरु का नाम था वल्लभाचार्य, लेकिन कई बार संत हरिदास भी पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद हरियाणा काव्य का महासतम किसे कहते हैं? संत सूरदास को बच्चों। उसके बाद अगला क्वेश्चन के ऊपर आते हैं हम। गरीबदास कौन थे? गरीबदास का जन्म तो हुआ था 1774 के टाइम पे, छुड़ानी गांव में इनका जन्म हुआ है। छुड़ानी गांव झज्जर के अंदर पड़ता है। ठीक है, इतना याद रखना कहाँ से संबंधित करते हैं? छुड़ानी गांव से। उसके बाद सर सादीलाल, सर सादीलाल का जन्म हुआ 2 मई 1874। गरीबदास तो 1774 है, ये 1874 है। और सर सादीलाल वही व्यक्ति है जिनका संबंध रेवाड़ी जिले से है। और 1 मई 1920 को हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट के प्रथम भारतीय न्यायाधीश थे सर सादीलाल। ठीक है। पंजाब हाईकोर्ट की स्थापना की घोषणा हुई थी 1915 में लाहौर कोर्ट के नाम से, 1919 में स्थापित किया गया था। द ईस्ट पंजाब हाईकोर्ट के नाम से 15 अगस्त 1947 को शिमला में स्थापित किया गया था। और फिर 1955 17 जनवरी 1955 को इस उच्च न्यायालय को शिमला से चंडीगढ़ स्थापित किया गया था। और 1966 में इसका नाम पड़ गया था हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट। और उस समय मुख्य न्यायाधीश कौन थे? मेहर सिंह। ठीक है। 1909 में सर सादीलाल को राय बहादुर की उपाधि दी गई थी, ये चीज़ आप याद रखना बच्चों। उसके बाद अगली बात है राय बहादुर लाल मुरलीधर। राय बहादुर लाल मुरलीधर का जन्म हुआ 30 मई 1848 को पलवल में, लेकिन वकालत की शुरुआत इन्होंने कहाँ से की? अम्बाड़ा से। और फिर बाद में कहाँ पर चले गए थे? लाहौर। कौन बच्चों? लाला मुरलीधर। मुरलीधर के बारे में बात करता हूँ तो इनको 1889 में उर्दू में साप्ताहिक पत्रिका खैर संदेश का संपादन किया इन्होंने। और 1898 में इन्होंने राय बहादुर की उपाधि मिली थी 1898 में। और 1904 में इनको केसरी हिंद की उपाधि दी गई थी। और 23 अप्रैल 1921 में इनकी देहांत हो गया था, इनकी डेथ हो गई थी बच्चों। इनको ओल्ड मैन ऑफ पंजाब भी कहा जाता था। उसके बाद पंडित नेकीराम शर्मा, इनका जन्म हुआ 4 सितंबर 1887 में रोहतक के कलिंगा में इनका जन्म हुआ है। वर्तमान में भिवानी में पड़ता, उस समय रोहतक में पड़ता था।
1916 में लोकमान्य तिलक के साथ स्वराज संघ में अहम भूमिका निभाई थी इन्होंने। 1917 में जब कोलकाता अधिवेशन भी होता जिसमें एनी बेसेंट पहली कांग्रेस की अध्यक्ष बनती है, पहली भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष तो कौन थी? सरोजनी नायडू। तो 1917 में ओम रूल लीग का गठन एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। तो 1917 में रोहतक में ओम रूल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था बच्चों? पंडित नेकीराम शर्मा ने। और इनकी प्रसिद्ध पत्रिका थी संदेश पत्रिका। उसके बाद भिवानी से प्रकाशित होती थी संदेश। उसके बाद उपनाम इनका हरियाणा केसरी। उसके बाद पंडित नेकीराम शर्मा का 1 अक्टूबर 1899 को जन्म हुआ था झज्जर में। साहित्यकार थे, हिंदी व उर्दू के साहित्यकार थे पंडित श्री राम शर्मा। और हरियाणा तिलक नामक समाचार मतलब रचना किसकी है बच्चों? श्री राम शर्मा की। उसके बाद इनकी श्री राम शर्मा की कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं। हरियाणा का इतिहास, हरियाणा के नवरत्न, हरियाणा तिलक। 7 अक्टूबर 1989 को इनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद आ गया चौधरी देवीलाल, स्वतंत्र सेनानी थे। पहले ऐसे स्वतंत्र सेनानी जो हरियाणा के मुख्यमंत्री भी बने थे वो चौधरी देवीलाल थे। साहब राम चौटाला देवीलाल के बड़े भाई का नाम है और इनका जन्म हुआ 25 सितंबर 1914 को सिरसा जिले में। ठीक है। उसके बाद यह 2 बार भारत के उप प्रधानमंत्री बने हैं। इनको किंग मेकर कहा जाता है। इनको जन नायक व ताऊ के नाम से भी जाना जाता है। 19 अक्टूबर 1989 से 21 जून 1991 में हरियाणा में मतलब ये उप प्रधानमंत्री रहे थे भैया। उसके बाद 6 अप्रैल 2001 में इनकी मृत्यु हो गई और इनकी समाधि का स्थल है दिल्ली के अंदर जिसको संघर्ष घाट कहते हैं। क्या कहते हैं? संघर्ष घाट। उसके बाद आगे बच्चों चौधरी बंसीलाल का जन्म हुआ 26 अगस्त 1927 में भिवानी के अंदर। केंद्र में रेल मंत्री व रक्षा मंत्री ये बता चुका हूँ मैं। 7 बार हरियाणा विधानसभा के सदस्य रहे हैं। 4 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं। 1970 में हरियाणा के हर घर में बिजली पहुंचाई इन्होंने और इन्होंने हरियाणा की दूसरी भाषा तमिल घोषित कर दी थी। ये वर्तमान में पंजाबी है। शराबबंदी 1 जुलाई 1996 से 1 अप्रैल 1998 और इनकी पार्टी का नाम था हरियाणा विकास पार्टी जिसका चिन्ह था लड़का और लड़की। उसके बाद पंडित दीनदयाल शर्मा झज्जर से बिलोंग करते हैं। अखिल भारतीय हिंदू महासभा का गठन किया था पंडित दीनदयाल शर्मा ने। ठीक है। उसके बाद अगर एसएससी अखिल भारतीय हिंदू महासभा का गठन पूछे तो पंडित मदन मोहन मालवीय आंसर आएगा। सनातन धर्म जिसका कोई भी संस्थापक नहीं है, सबसे पुराना धर्म है, हिंदू धर्म है। एकमात्र धर्म जिसका कोई संस्थापक नहीं था तो सनातन धर्म की शुरुआत हरियाणा के अंदर करने का श्रेय किसे जाता है? पंडित दीनदयाल शर्मा को। उसके बाद अगली बात है बाबा बाल मुकुंद गुप्त। बाबू बाल मुकुंद गुप्त ये गुड़ियाणी गांव के हैं बच्चों। कहाँ के? गुड़ियाणी गांव के हैं। इनको किताबें रेवाड़ी व झज्जर बताती है तो HSSC गांव पूछती है। उसके बाद रचना इनकी है शिव शंभू का चिट्ठा। अंग्रेजी सरकार की नीतियों पर व्यंग्य किया गया। 1909 में पार्लियामेंटो सुधार जो आया था उस समय इनके ऊपर व्यंग्य किया गया था। इनके अखबार का नाम है कोहिनूर और अखबार चुनार। ठीक है। उदय भानुवंश। उसके बाद हरियाणा का पहला राजकवि कौन था? उदय भानुवंश पंजाब के थे ये। देशा में देश हरियाणा इनकी रचना है। उसके बाद राजा राम शास्त्री इनकी रचना है झाड़ू फिरी। हरियाणा भाषा का पहला उपन्यास भी कौन है बच्चों? झाड़ू फिरी। और पहला उपन्यासकार कौन है? राजा राम शास्त्री। और पहला राजकवि कौन है? उदय भानुवंश। और राजा राम शास्त्री की एक रचना है ईख की खेती। उसके बाद है हीरा लाल चिनारिया। ये चरखी दादरी से थे और लोकसभा में स्पीच देते समय इनको अटैक आ गया था बच्चों हीरा लाल चिनारिया को। ठीक है। तो आप लोगों की बच्चों आज की वीडियो की जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको कवर करवाने की कोशिश की थी वो कवर करा दिए हैं। फिर मिलते हैं एक ब्रेक के बाद बच्चों, तब तक दुआओं में याद रखना। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।